नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई के दौरान एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मुर्दा घोषित करके वोटर लिस्ट से बेदखल कर दिए गए दो वोटर जिंदा होकर सवाल की शक्ल में जजों की बेंच के सामने भरी अदालत में खड़े हो गए। और अदालत में ऐसे दो वोटर्स को जजों के सामने लेकर आए थे योगेंद्र यादव जो एसआईआर के खिलाफ एक याचिका करता है। उन 8 या 9 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहकर खटखटाया कि एसआईआर में फर्जीवाड़ा है, अनियमितता है, चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है और चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने बिहार में लाखों वोटर्स को, मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहता है। और इसी मामले में आज सुनवाई थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी थी, जिनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण थे। उन तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को एसआईआर की खामियों के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे चुनाव आयोग 65 लाख लोगों को बाहर कर चुका है उस लिस्ट से जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट है। जब फाइनल लिस्ट आएगी तब न जाने कितने लोग और बाहर होंगे। और ड्राफ्ट लिस्ट में 22 लाख लोगों को मृतक मानकर बाहर किया गया है, उसमें से बहुत सारे लोग जिंदा हो सकते हैं। चुनाव आयोग उनकी लिस्ट नहीं दे रहा है। प्रशांत भूषण कह रहे थे इन 65 लाख लोगों में जिन्हें परमानेंटली शिफ्टेड कहकर बाहर किया गया या जिन्हें मृतक मानकर बाहर किया गया, उसकी लिस्ट बार बार कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं दे रहा है, माफ करें, चुनाव आयोग हमें नहीं दे रहा है। हमें अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर वोटर्स को इस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। इन वकीलों की दलीलें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची सुन रहे थे। बीच बीच में जो चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, अपनी बात कह रहे थे। जब इन वकीलों की दलीलें खत्म हुई, वो सारे सवाल उठाए गए चुनाव आयोग की मंशा पर, नागरिकता को जांचने के चुनाव आयोग के अधिकार पर, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार पर, चुनाव आयोग जिस तरह से विधानसभा चुनाव के ठीक 2.5 महीने पहले जल्दबाजी में एसआईआर करना चाहता है, इस सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाए, प्रशांत भूषण ने भी। ऐसे तमाम सवालों के बाद जब लगा कि अब कोर्ट अगली तारीख के लिए वक्त मुकर्रर करेगा या कल की सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर करके जज उठने वाले हैं, तभी जो अदालत में बहुत देर से मौजूद थे योगेंद्र यादव, जो बीच बीच में अपने एडवोकेट्स को कान में कुछ बता भी रहे थे, अचानक उन्होंने मोर्चा संभाला, खुद मैदान में आए और उन्होंने अपनी दलीलें जजों के सामने रखनी शुरू की। करीब करीब 25 मिनट तक योगेंद्र यादव ने वो तमाम सवाल उठाए जो सवाल योगेंद्र यादव बीते 1 महीने से लगातार उठा रहे हैं। और उसमें योगेंद्र यादव ने यहां तक कहा कि ये एसआईआर सिर्फ वोटर्स के नाम डिलीट करने की प्रक्रिया है, इसमें एडिशन कुछ नहीं होना, सिर्फ डिलीशन होना है और डिलीशन की ये लिस्ट 1 करोड़ तक जा सकती है। बहुत सारे सवाल उठाए, उस पर आते हैं। लेकिन जब योगेंद्र यादव अपनी बात खत्म कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने बगल में जो 2 लोग थे जिन्हें योगेंद्र यादव अदालत तक लाए थे, उन्होंने सामने किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो जिंदा वोटर हैं, लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में, चुनाव आयोग की लिस्ट में इन्हें डेड घोषित किया गया है। और हुआ ये था कि पिछली सुनवाई के दिन जस्टिस सूर्यकांत ने, जब यही सब सवाल उठाए गए थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम डेड लिस्ट में है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ऐसे 15 लोगों को अदालत में लाइए तो सही। तो आज 2 लोग अचानक योगेंद्र यादव जजों के सामने 2 लोगों को लेकर आए। और खास बात ये कि बड़े बड़े दिग्गज वकील जब अपनी दलीलें खत्म कर चुके थे, बहुत सारी बातें कही, उस पर फिर कभी विस्तार से कल जब खत्म करेंगे वीडियो, जब सुप्रीम कोर्ट का कल क्या निर्देश, क्या फैसला, क्या ऑर्डर आता है उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण, तब आखिर में जो बातें योगेंद्र यादव ने स्लाइड के साथ, सारी जानकारी, सारे आंकड़े, डेटा के साथ जो योगेंद्र यादव ने कही, बहुत मार्के की बात। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन 2 को ऐसे बगल में जो बहुत सारे वकील, सीनियर जूनियर जो भी रहे होंगे, उनके बीच से निकाला और कहा कि माय लॉर्ड, ये 2 वो लोग हैं जो चुनाव आयोग की डेड लिस्ट में हैं लेकिन जिंदा हैं। जैसे ही
योगेंद्र यादव ने ये कहा तो राकेश द्विवेदी जो एडवोकेट हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो बौखलाए और उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ रूम या एंकर की तरह ये नाटक करने की यहाँ ज़रूरत क्या है। उनकी बौखलाहट थी कि अचानक योगेंद्र यादव ने वो किया जिसकी उम्मीद या जिसकी कोई संभावना चुनाव आयोग के वकील को या उस कोर्ट रूम में किसी को भी नहीं रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि जस्टिस सूर्यकांत कह चुके थे पहले, तो योगेंद्र यादव ने सीधे उनको पेश किया और जब ऐतराज किया राकेश द्विवेदी ने, चुनाव आयोग के एडवोकेट ने, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर ये हम वी आर प्राउड ऑफ आवर सिटीजन्स दैट दे आर इन सुप्रीम कोर्ट। हमें गर्व है कि भारतीय नागरिक के तौर पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। क्योंकि राकेश द्विवेदी ने ऐतराज किया कि ये इस तरह से करने की ज़रूरत क्या है, ये क्या तरीका है, ये नाटक है, इस तरह का कुछ कहा कि ये योगेंद्र यादव इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योगेंद्र यादव डिजिटल सेवी लोग हैं और किसी का भी नाम किसी ढंग से अपलोड कर सकते हैं, ऐसी भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कुछ गलती है तो करेक्शन हो सकता है, यहाँ ये करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन खास बात ये रही कि जस्टिस सूर्यकांत ने योगेंद्र यादव की पूरी दलील सुनने के बाद आखिर में ये भी कहा कि मिस्टर यादव, आपकी का जो एनालिसिस है बहुत शानदार है, आपने बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया है चीज़ों को और आपकी बात से हम पार्टली या 100% सहमत हों या ना हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कल की तारीख मुकर्रर की गई कि आगे हम कल बात करेंगे। खास बात ये रही जो मैंने कहा कि योगेंद्र यादव एडवोकेट नहीं है, याचिकाकर्ता है। 10-8 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं मनोज झा, महुआ मोइत्रा, ADR, PUCL और भी कुछ याचिकाकर्ता, उनमें से एक हैं। लेकिन योगेंद्र यादव ने आज एक वकील की तरह मोर्चा संभाला और मैं कहूँगा, चूँकि मैं हियरिंग ऑनलाइन सुन रहा था, कि उन तमाम वकीलों से लॉजिकल, चूँकि वो खुद याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ऐसे कोर इशू पर बात किए जिस पर जज भी सहमत दिखे। आखिर में ये कहना बहुत मायने रखता है कि आपने बहुत शानदार एनालिसिस किया, एक्सीलेंट एनालिसिस किया है मिस्टर यादव आपने। खैर, अब जो कल होगा सो होगा, लेकिन यही बात बीते कुछ दिनों से हम सब लोग कह रहे हैं। यही आशंका विपक्षी दलों को है कि बड़े पैमाने पर जिस तरह से नाम काटे गए, ये नाम काटने की संख्या अभी 65 लाख है, ये कहकर कि 65 लाख लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, 7 करोड़ 90 लाख में से 7.25 करोड़ बच गए। लेकिन अंदेशा यह है कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच, जब ये क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त खत्म होगा, जब इस बीच में दस्तावेज जिस तरह से बहुत मांगे जा रहे होंगे या उन फॉर्म को 50%, 60%, 65% फॉर्म्स अलग अलग जगहों पर बिना दस्तावेज के जमा हुए, उन फॉर्म्स को दस्तावेज न होने की वजह से अगर वो कैंसिल उनमें से किया गया तो ये अंदेशा है विपक्षी दलों को। योगेंद्र यादव ने तो अदालत में कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा डिलीशन हो सकता है और उन्होंने कहा इतिहास में पहली बार होगा, एडिशन कुछ नहीं और डिलीशन इतने बड़े पैमाने पर होगा और ये बहुत चिंता की बात है। और जिन्हें पेश किया, 2 जो वोटर हैं, बाद में वो बाहर मीडिया के सामने भी थी, इनका नाम है बचिया देवी जो राघोपुर की हैं, जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, और दूसरे एक मृतक की लिस्ट में इनका नाम था जो अदालत में पेश किया। इनमें से कोई और शख्स हैं, ये इनके बचिया देवी के बेटे हैं शायद, इनमें कोई एक और शख्स हैं जिनका नाम मृतक की लिस्ट में था। योगेंद्र यादव ने जब ये कोर्ट में दलील दी, उसके बहुत सारे लोगों ने लिखा। उससे पहले मैं बताऊं कि योगेंद्र यादव ने कहा क्या। योगेंद्र यादव ने अदालत में कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया गया है। 65 अंग्रेजी में पूरी दलील थी, बहस थी, उसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। 65 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं। ये संख्या SIR के साथ और बढ़ेगी और बल्कि इसका डिजाइन ऐसा है जहाँ भी SIR होगा वहाँ इसके यही नतीजे हो सकते हैं। और जब उन्होंने शुरू किया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम 10 मिनट बैठकर आपकी बात सुनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 24 या 25 मिनट तक योगेंद्र यादव की दलील उन्होंने सुनी। उसके बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि मतदाता सूची के लिए 3 मापदंड हैं, पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता। अंग्रेजी में बोला, हिंदी तर्जुमा बोल रहा हूँ। इन तीनों में SIR नाकाम रहा है, इसका नुकसान हो रहा है और
हमें देखना चाहिए कितने प्रतिशत वयस्क मतदान के पात्र हैं। इस मामले में भारत दुनिया के सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। 99% लोग मतदाता सूची में हैं। जर्मनी, जापान जैसे देशों के बराबर हैं। अमेरिका में सिर्फ 74% ही वोटर लिस्ट में हैं। इसलिए जहां भी जिम्मेदारी सरकार नागरिक पर डाल देती है वहां कम से कम 1/4 लोग छूट जाते हैं, क्योंकि आपको साबित करना है कि आप भारत के नागरिक हैं। इस पर भी बहसें हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए, वृंदा ग्रोवर ने सवाल उठाए कि नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। खैर, उसी में योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार का के बहुत सारे लोग इसमें छूट सकते हैं। और उसके बाद योगेंद्र यादव ने बगल में जो उनके चुनाव आयोग के एडवोकेट थे उनको दिखाकर कई बार तंज में भी कहा और एक तरह से चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा कि 2003 में, कहा जाता है कि 2003 में SIR हुआ था और उसके बाद अभी हो रहा है 22 साल बाद। कहा कि 2003 में कोई SIR नहीं था, वो IR था, इंटेंसिव रिवीजन था। उसका और इसके बीच में कोई तुलना नहीं है। इस देश के इतिहास में कभी भी किसी रिवीजन में सभी लोगों से फॉर्म भरने को नहीं कहा गया और कभी भी ऐसी रिवीजन प्रक्रिया में सभी से दस्तावेज जमा करने की मांग नहीं की गई, कभी नहीं की गई। 2003 में मतदाता सूची को कंप्यूटरित किया जा रहा था तो मतदान अधिकारियों को प्रिंट आउट दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि जांच करनी है, कोई फॉर्म नहीं मांगा गया, कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। वो इंटेंसिव रिवीजन एक अच्छी प्रक्रिया थी। और उसी में उन्होंने कहा कि 2 things एडेड इन SIR आर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म एंड प्रिजम्पशन ऑफ नॉन सिटीजनशिप, दीज आर इलीगल। तो योगेंद्र यादव ने कहा कि एक तरह से गैर कानूनी तरीके से यह SIR हो रहा है और इसके पहले कभी भी SIR भारत में नहीं हुआ और SIR में इतने बड़े पैमाने पर डिलीशन की प्रक्रिया पर उन्होंने संदेह जताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो मित्र हैं चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट की तरफ दिखाकर कि 2003 में अगर SIR हुआ तो SIR का कोई ऑर्डर है क्या, कई इलेक्शन की वेबसाइट पर नहीं है तो प्लीज़ दिखाइए और बताइए कि पहले कब SIR हुआ और ऐसी क्या प्रक्रिया थी और उस समय क्या दस्तावेज मांगा गया था, ये आप जानकारी दें। योगेंद्र यादव ने अदालत में, मैं उनके कहे का इसलिए उनके कहे का हिस्सा ही मैं बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत लंबी दलील है, सबकी बात करेंगे, सारे वकीलों की तो बात बड़ी होगी, लेकिन चूंकि एक तरह से मास्टर स्ट्रोक की तरह योगेंद्र यादव का इनको पेश करना और आखिरी में योगेंद्र यादव की एक वकील की तरह एंट्री हुई। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग बताया कि 2003 में क्या खास था और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम शुरुआत 7.96 करोड़ से नहीं बल्कि 8.18 करोड़ से करते हैं, क्योंकि बिहार में जो वर्तमान एडल्ट की आबादी है, वयस्क की आबादी है, वो 8.18 करोड़ है। और ये उन्होंने भारत सरकार की एक हेल्थ डिपार्टमेंट की उसका आंकड़े का जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये SIR इस तरह से किया जा रहा है जिसमें सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया है, जबकि कभी भी कोई ऐसा रिवीजन होता है तो कुछ एडिशन होता है, कुछ डिलीशन होता है, सिर्फ डिलीशन नहीं होता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ डिलीशन की बात हो रही है और डिलीशन की सिर्फ बात करना, इसका मतलब चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है, वोट काटने के इरादे से ऐसा किया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा क्या उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे जोड़ा जाना चाहिए था। बहुत चुनौतीपूर्ण लहजे में योगेंद्र यादव ने कहा यह प्रक्रिया, डिलीशन की प्रक्रिया सिर्फ हटाने के लिए है, इंटेंसिव रिवीजन। उन्होंने कहा दिस एक्सरसाइज वाज फॉर इंटेंसिव डिलीशन नॉट रिवीजन। सीधे सीधे कहा कि ये इंटेंसिव डिलीशन है, रिवीजन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 6 को लेकर एक बात होती है, कहा जा रहा है कि जिनके नाम हट गए, छूट गए, वो फॉर्म 6 भरे। अब जो फॉर्म 6 भरेगा वो नया वोटर होगा, जो 5 बार 10 बार वोट दे चुका वो फॉर्म 6 क्यों भरे, ये सवाल भी उन्होंने उठाए। और उसके बाद उन्होंने कहा, एक जिक्र हुआ नॉट रिकमेंडेड। हमने 10-15 दिन पहले भी अपने वीडियो में योगेंद्र यादव के साथ बात की थी। दरभंगा की एक सीट हमारे पास आई थी कि दरभंगा जिले की जो विधानसभाएं हैं उनमें बड़े पैमाने पर 30,000, 20,000, 40,000 वोटर के नाम के आगे BLO के हवाले से लिखा था नॉट रिकमेंडेड बाय BLO। इसका मतलब क्या, नाम और हटने वाले हैं, मतलब इस 65 लाख के अलावा। यही अंदेशा योगेंद्र यादव ने जताया कि भाई अभी जो नाम हैं वो उतने हैं 65 लाख, लेकिन जब ये फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी तो इसमें नाम और बहुत बढ़ सकते हैं, वो 40 लाख या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद
उन्होंने कहा कि किस आधार पर ये नॉट रिकमेंडेड का ये डेटा तैयार किया गया, कोर्ट से ये डेटा क्यों नहीं साझा किया जा रहा है, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ, एक बार बार जो बात होती है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो नहीं है उन्हें किस किस तरह के दस्तावेज देने हैं, उस दस्तावेज के लिए या जब एसआईआर शुरू हुआ उसकी प्रक्रिया में 3 बार प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बार बार जो बदलाव किया गया, पहले कहा गया था दस्तावेज के बिना इनोमरेशन फॉर्म जमा नहीं होगा, फिर कहा गया सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए, फिर कहा गया बिना फोटो और उसके भी फॉर्म जमा कर दीजिए, बस फॉर्म जमा होने लगे। उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि मैंने कभी नहीं सुना कि कानूनी आदेशों को प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए बदला गया हो। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए बार बार अपने ऑर्डर को बदला है और ये संदेह पैदा करता है और इसलिए सभी फॉर्म्स की उन्होंने कहा कि समय सीमा के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ईसीआई के अनुसार सभी फॉर्म्स की जांच करनी होगी, लेकिन उसके लिए वक्त बहुत कम है। इतने कम वक्त में ईआरओ जो होते हैं, जो एसडीओ लेवल के अधिकारी हैं, वो इतने कम वक्त में इतने हज़ारों फॉर्म की जाँच कैसे करेंगे, इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें मतदाताओं के पास अपील की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में जब नाम हट गया उसके बाद उनको फॉर्म 6 भरना है, तो दूसरी प्रक्रिया का पालन करना है। उन्होंने कहा 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। 25 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग मुझे बताएगा कि मेरा नाम हटा दिया गया है और अगर मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो क्या मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपील दायर करूंगा? और जब तक मैं ऐसा करूंगा मतदाता सूची फ्रीज हो चुकी होगी और तब हम 5 साल बाद के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पक्का सबूत है कि महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हटाए जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने, और एक बार बार सवाल उठता ही है कि जिन्होंने माइग्रेंट जो लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, लेबरर हैं, जो भी है, उनके नाम बहुत काटे गए जो अभी भी वोटर हैं, बिहार जाकर वोट करते हैं। तो खैर ये सब हुआ और अंत में जब जैसा कि मैंने कहा, जब इनकी 2 लोगों को उन्होंने सामने, जजों के सामने पेश किया आखिर में, तो जो चुनाव आयोग के एडवोकेट ने कहा ये ड्रामा करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ये ड्रामा करने की जगह नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप हमें मदद करिए इस वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशन में, बजाय इसके कि इस तरह से करें। खैर, तो इस तरह से आज चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके खिलाफ लगभग 2.5 घंटे की बहस। लेकिन कल की तारीख अब बहुत अहम है कि कल क्या होता है। और कल सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर कुछ भी चुनाव आयोग को लेकर सवालों के दायरे में सुप्रीम कोर्ट रखता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई अहम ऑर्डर आता है, तो जितना मैंने आज देखा सुना उसमें इनका योगेंद्र यादव का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरह से उन्होंने बात की, प्रशांत भूषण ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वही जो बार बार बात हो रही है, जो पहले भी प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चाहिए कि किस कैटेगरी में किसके नाम काटे गए हैं, जो नाम वो नहीं दे रहे हैं, और ये नाम हमें मिलना क्यों नहीं चाहिए, जिससे हमें पता चले कि उनके नाम काटे जाने की वजह क्या है। उसी तरह से कपिल सिब्बल ने भी आशंका जताई कि इसमें करोड़ों लोगों के बाहर होने की संभावना है, चुनाव में बहुत कम वक्त है, अक्टूबर में चुनाव है, इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं।